हिंदी साहित्यिक कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए हिंदी की प्रसिद्ध और वरिष्ठ लेखिका उर्मिला शिरीष जी की लिखी हुई कहानी तीसरा मोड़। तो शुरू करें कहानी तीसरा मोड़। वो तीसरे मोड़ पर खड़ी थी। उसका चेहरा इसी तरफ था, घर की तरफ आधा, जिस तरफ विरोधी हवाएं चल रही थीं। दूर से देखने पर वो शांत दिख रही थी। उसने अपने भावों और मुद्राओं को दबा कर रखा था, मसलन आंखों में आंसुओं को, गालों पर पड़ती क्रोध भरी लालिमा को, होठों की फड़फड़ाहट को, आवेश से कांपती देह को, लंबे लंबे उच्छ्वासों को। उतरती धूप की चमक उसके चेहरे को तपा रही थी। एक सूरज ऊपर था तो दूसरा उसके भीतर तप रहा था। उसके हाथ में थमा बैग पसीने की वजह से फिसल फिसल रहा था, पर वो उसको ऊपर खींच लेती थी। लगता था वो गहरे सोच में डूबी, आसपास से बेखबर खड़ी थी। कंधे पर पड़ी खिसकती एप्रन पर उसका ध्यान न था और स्टेथोस्कोप गले में पड़ा था। दरवाजे के बीचों बीच वो खड़े थे, तमतमाए हुए, दुबले पतले शरीर को कुछ टेढ़ा किए हुए, होंठ चबाते, आंखें मिचमिचाते हुए, एक पांव पर कमर को झुकाए हुए। आखिर क्या चाहते हैं आप कि अब वो मना कर दे? बात इतनी आगे बढ़ चुकी है। यदि इतना विरोध था तो पहले लड़का क्यों नहीं देखा? अब उसने पसंद कर लिया है तो अच्छे मन से हाँ कह दीजिए। क्या बुराई है लड़के में, परिवार में? पत्नी कहते कहते रुकी, फूटती रुलाई को जब्त करते हुए नरमी से बोली, वो आपकी ही बेटी है, जिद्दी, सिद्धांतवादी, एक राह पर चलने वाली। आप एक बार बात करके तो देखें। जब उसने सारी बात कर ली है तो हम क्या कहें? अच्छा, पहले उसे बुला तो लो। हमने कब उसे जाने के लिए बोला था? जली कटी सुनाओगे तो कब तक सुनेगी वो? जन्म से लेकर अब तक कितना किया है उसने हम सब के लिए। कदम से कदम मिलाकर चली है। आपके दुखों में, संघर्षों में, फैसलों में, हर मोड़ पर लड़की खड़ी रही। दोनों भाइयों से, चाचाओं से, यहाँ तक कि हमसे तक लड़ती रही। और आज जब उसके जीवन का सबसे बड़ा, सबसे निर्णायक फैसला होना है तो आपने मुंह फेर लिया, दो टूक बोल दिया कि वो जाने। अच्छा बुरा जो भी होगा वो भुगते। कैसे पिता हैं आप? आशीर्वाद देने के बजाय बद्दुआ दे रहे हैं। वो लगातार उंगलियां चटकाते हुए पत्नी की बातें सुने जा रहे थे। देहरी के बाहर कदम ताल करते हुए भी पांव डगमगा रहे थे। उनके भीतर का मन आहत था, अपमानित था। उससे भी बढ़कर उनका पिता होने का स्वाभिमान, बल्कि अहंकार फुफकार रहा था। बड़ों से लेकर छोटों तक हरेक के फैसले पर खरी खरी बातें सुनाने वाले वे अपनी ही बेटी के सामने समर्पण के लिए विवश हुए जा रहे थे। बेटा पिंकी, माँ ने वहीं से आवाज़ लगाई। उनका मन ऐसा फड़फड़ा रहा था जैसे भूखे बछड़े के लिए व्याकुल गाय भागती चली आती है। बाप बेटी के बीच माँ कभी बेटी के सामने पिता के मान सम्मान, इच्छा अनिच्छा, सपनों तथा सामाजिक प्रतिष्ठा का वास्ता देती, तो पिता के सामने बेटी के सपनों और खुशियों का। और उधर बेटी का गुलाबी, नरम, सुंदर, खिलखिलाता चेहरा माँ की आंखों के सामने ठहर जाता। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई थी, उसका व्यक्तित्व बहती नदी की धार सा फैलता गया था। बुआ, चाचा चाची, भैया भाभी, दादा दादी, अपने दोस्तों और साथी लड़कों के बीच वो एक अलग पर्सनैलिटी वाली लड़की के रूप में स्थापित होती गई थी। तेजस्वी चेहरे पर दमकता अदम्य विश्वास, चमकती आंखें, हर काम में होशियार और मेडिकल कॉलेज में हमेशा दूसरी तीसरी पोजीशन पाने वाली पिंकी को साथी लड़के से प्यार हो गया था। और प्यार की परिणति अब विवाह में होने जा रही थी, जिसके लिए सिवा माँ के कोई तैयार न था। किसी को उनके अन्य जाति का होने से ऐतराज़ था तो कोई स्थान विशेष के लोगों में रिश्ता नहीं करने के पूर्वाग्रह से ग्रस्त था, तो किसी को परिवार तथा लड़का अपने स्तर का नहीं लग रहा था। 7 वर्षों तक जिस बहन ने अपने भाई के प्यार को बचाकर घंटों बहस करके विवाह करवा कर दम लिया था, वही आज अकेली खड़ी थी, नितांत अकेली। घंटों घंटों की बहस, सफाई, अपने कैरियर और सपनों को लेकर कितने तर्क दिए थे उसने, पर भाई और भाभी की तटस्थता ने उसे भीतर से तोड़ कर रख दिया था। छोटा भाई भी दूर देश में रहकर असमर्थता व्यक्त कर रहा था और पूरा खानदान बचाव की मुद्रा में था। बस माँ का मन ही कभी इस डाल पर, कभी उस डाल पर फर फर उड़ता रहता है, बेचैन परिंदे सा। अपने पापा की बातों का इतना बुरा नहीं मानते हैं बेटा।
पापा को समझना चाहिए, भैया की शादी के लिए तैयार हो गए थे। क्यों? क्योंकि भाभी के पिता अच्छी पोस्ट पर थे, उनका स्टेटस था। ये सच नहीं है क्या? जानती तो है जिद्दी हैं वे, माँ ने बात बदलते हुए कहा था। 100 साल पुरानी सोच को लेकर चल रहे हैं, एकदम दकियानूसी। मैं नहीं जानती थी कि उनकी सोच आज भी वैसी होगी, वही होगी। इतना पढ़ा लिखा होना किस काम का? सबको बताती हूँ, बुआ को फ़ोन करती हूँ। 1.5 साल हो गया मुझसे बात नहीं करते हैं ढंग से। क्या गुनाह किया है मैंने? इस बार उसके होंठ फड़फड़ा उठे रुलाई की भावावेग के कारण। बुआ पर और चिल्लाएंगे कि सारी शय उन्हीं की है। माँ ने उसके नाजुक सुंदर हाथों से थैला खींच लिया। वो उसके सिर पर हाथ फेरे जा रही थीं। बात करके ही रास्ता निकलेगा, तुम ही थोड़ा सा झुक जाओ। पिता के सामने कैसी जिद? मेरी कोई गलती नहीं अम्मा, इतने अच्छे लोग हैं, ना दान ना दहेज ना कोई नखरे। फिर भी पापा कोर्ट के फैसले घर में लागू करना चाहते हैं। मैं कोई मुजरिम नहीं, उनकी बेटी हूँ। माँ, हमारा एक जैसा जॉब होगा तो अंडरस्टैंडिंग रहेगी। 7 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं। हम अपना काम और जीवन ठीक से चला पाएंगे। आपको तो समझना चाहिए ना। यही बात पापा से कहो ना। माँ ने हाथ पकड़कर फिर उसे सीने से लगाकर कहा। प्यार से बाल सहलाती वो उसे अंदर खींचे ले जा रही थीं। 2 छोर पर खड़े पिता पुत्री को बीच में लाना जरूरी था। माँ, मैंने कह दिया, अगर पापा नहीं माने तो मैं कोर्ट मैरिज कर लूँगी। तब इनकी नाक नीची नहीं होगी। वो तैश में आकर बोल रही थी। बताओ, आप मेरा साथ दोगी या नहीं? मैं आपका फैसला सुनना चाहती हूँ, हाँ या ना बोलो। वे हड़बड़ा कर वहीं खड़ी रह गईं। लगा पाँवों के नीचे से ज़मीन धंसती जा रही है। देखो यह क्या कह रही है। आंसू पोंछते हुए बेबस सी वो दोनों तरफ देखे जा रही थी। एक तरफ बेटी का जीवन था, दूसरी तरफ पति का अहंकार। क्या तमाशा बना रखा है? उन्होंने सख्त आवाज़ में पूछा। बोलो बोलो पापा से कि इतना बड़ा फैसला लेने से पहले क्या मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं थी? अच्छा बुरा सब समझ चुकी हो, इतनी बड़ी हो गई हो, ये दिखाना चाहती हो कि हम विरोध कर रहे हैं, नहीं मानेंगे तो कोर्ट मैरिज कर लोगी। उनकी आवाज़ तेज़ होती जा रही थी और सख्त भी। पापा, उसने बीच में रोका, क्या आप एग्री हैं? यदि हाँ तो मैं आपसे बात करूं, उन लोगों से बात करवाऊं। जब दूसरों को मुझ पर विश्वास है तो आपको उन पर क्यों नहीं? कब तक आप छोटी छोटी बातों पर ईगो लाते रहेंगे? कब तक? तीनों के बीच गहरा सन्नाटा छा गया, जैसे उत्तर ढूंढने के लिए कहीं और कुछ खोज रहे हों। वो डबडबाई आंखों से पापा का सख्त चेहरा देखे जा रही थी। हल्के से गड्ढे पड़े गालों की नसें चटक रही थीं। दांतों से होठ चबाते हुए जमीन में देखे जा रहे थे। बर्फ़ की शिला से धीरे धीरे बहता पानी जैसे आसपास की ज़मीन को सोख लेता है। लग रहा था उनके भीतर की मिट्टी कुछ कुछ नरम होने लगी है। पापा, मुझे मुकेश को जवाब देना है और उन्हें अपने पेरेंट्स को। उन्होंने नज़रें उठाकर देखा। सामने बेटी नहीं, एक निर्णायक भूमिका में परिपक्व युवती नजर आ रही थी, जो इलाज करते वक्त अपनी डॉक्टरी में नाम कमा चुकी थी। जानती हूँ मेरे फेवर में आने में आपको कष्ट होगा, संताप होगा, पर पापा, जो काम आपकी सहमति से होगा वो मेरे लिए सम्मानजनक होगा। आपकी बेटी आपसे कुछ नहीं मांग रही है, ना प्रॉपर्टी, ना दहेज, ना उस तरह के तामझाम। सिर्फ आपका सहयोग और आशीर्वाद मांग रही है। क्या वो भी नहीं दोगे? एक बार जाति धर्म छोटे बड़े स्तर से उठकर सोचिए, आपको सब कुछ अच्छा लगेगा। इससे ज़्यादा मैं आपसे कुछ नहीं कहना चाहती। मैं भी थक गई हूँ ये सब करते करते। कहकर उसने अपना बैग उठाया और स्टेथोस्कोप को लपेटकर जेब में रखते हुए चश्मा पहना और बाहर निकल पड़ी, ये कहते हुए कि यदि सहमत हो तो हॉस्पिटल में आ जाइए, हम दोनों आपका इंतज़ार करेंगे। इस बार उसने न पीछे पलट कर देखा, न ही तीसरे मोड़ पर जाकर खड़ी हुई। उन्हें लगा इस बार उन्होंने बेटी का साथ नहीं दिया तो जीवन भर उसकी उन नज़रों का सामना नहीं कर पाएंगे जिनमें उनसे सहयोग और स्नेह की चाहत छटपटा रही थी। सहसा उनकी नज़र आसमान में उड़ते उन असंख्य कतारबद्ध पक्षियों की ओर जा टिकी जो अपने घोंसलों की तरफ उड़े जा रहे थे। वे कितने निश्चिंत थे, कितने शांत, खुले रंग बिरंगे आसमान में। उन्हें लगा उन्हें भी पिंकी को खुले आसमान में उड़ने का मौका देना चाहिए। वो अकेली उड़े इससे पहले ही उन्हें वहाँ पहुँच जाना चाहिए। अभी आप सुन रहे थे उर्मिला शिरीष जी की लिखी हुई एक बेहद सशक्त कहानी, तीसरा मोड़।
उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल मिलेंगे फिर किसी उम्दा कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।